Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, today we will do the question related to chapter Dissolution of Partnership Firm. First of all, I am doing the question number 38 of DK World book. First of all, you have to listen. Give the necessary journal entries for the following transaction on the dissolution of the firm of Aman and Rajat on 31st March 2016 after the transfer of various assets other than cash and the third party's liability to realization account. हमें यहाँ क्या पूछा गया, जर्नल एंट्रीज करनी है। हम क्या कर चुके हैं, सारी एसेट्स को कैश को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं और सारी लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। दो पार्टनर है जिनका नाम है अमन और रजत। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। वो कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2/3, 1/3। अब सुनो आगे, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है। देयर वाज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट एंड द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट हु बिकम इंसॉल्वेंट। एक पर्सन था जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज हमें मिला हुआ था, वो अंडर डिस्काउंट अपना डिस्काउंट करा लिया हमने, और ये हमें क्या हुआ, ये हमें रिसीव हुआ था एक पर्सन से जिसका नाम था डायरेक्ट, जो इंसॉल्वेंट हो गया। जो इंसॉल्वेंट हो गया तो जो हमने बिल की पेमेंट ली थी किससे, बैंक से, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ऐसा करते हैं, हमें जो है जितनी भी एंट्रीज करनी है उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, जर्नल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करो, जैसे जैसे एंट्री आती जा रही है वैसे वैसे आप उसको जर्नल में लिखते चले जाओ। सबसे पहले बेटा मैं बना रही हूँ जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल का फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आती है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेटा। फिर यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे LF, फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब बेटा आप क्या करेंगे, जो अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे बेटा, रुपीज लिख देंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि जो एक बिल था जो रिसीव हुआ था, हमने अंडर डिस्काउंट का बिल डिस्काउंट करा लिया, तो क्या हुआ, वो उसका जो ओनर था जिसने हमें बिल दिया था वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो हमने पैसे लिए थे बैंक से वो हमें क्या करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। तो हम जो भी एंट्रीज करेंगे बेटा 31 मार्च 2016 को करेंगे, जिस डेट को हमारी पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है बिल का 10,000। हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लायबिलिटी ऑफ बिल, ऐसे लिख दीजिए, बीइंग डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड पेड ऑफ, पेड ऑफ, अमाउंट पेड ऑफ भी लिख सकते हैं, अमाउंट पेड ऑफ। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्काउंटेड बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है, और हमने उसकी लायबिलिटी का क्या कर दिया है, पे कर दिया है। अब बेटा हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम उसकी एंट्री करेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या है, बिल पेबल ऑफ 30,000 falling due on 30th April 2016 was discharged at 29,550। अब इस बिल में और उस बिल में क्या फर्क है, जो पहला पॉइंट था उसके अंदर जो हमें बिल मिला था दैट वाज बिल रिसीवेबल, जो कि हमने डिस्काउंट करा लिया, वो बिल रिसीवेबल था। पर अब जो हम बी पार्ट करें इसमें हमने बिल पे करना है किसी पर्सन का जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल को पड़ रही है, पर हमने उसकी पेमेंट क्या कर दिया, टाइम से पहले दे दिया है। तो हमें क्या करना, हमें क्या मिला, हमें डिस्काउंट मिला। जैसे 30,000 पे करने थे लेकिन हमने पेमेंट कितनी करनी है, 29,550 की। तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम बिल की पेमेंट कितनी शो करेंगे, जितनी हमने एक्चुअल में पेमेंट की है, पार्टनरशिप फर्म ने पे किया, दैट वाज 29,550। क्लियर हो गया। अब क्या लिखोगे,
being the amount of bill paid off, कि जो बिल का अमाउंट है वो हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। अब आगे सुन लो, सी पॉइंट क्या है, क्रेडिटर ऑफ 30,000 टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 एंड एट 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम इन कैश। उन्होंने कहा कि 30,000 वाले जो क्रेडिटर थे उन्होंने स्टॉक ले लिया 10% डिस्काउंट पर, टुक ओवर द स्टॉक ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट। जो हमारा स्टॉक है वो 10,000 है, उसका 10% डिस्काउंट कितना हो गया बेटा, वो हो गया 1,000। तो हमने कितने में स्टॉक ले लिया, 9,000 में। एंड द बैलेंस वाज टू बी पेड इन कैश, और बाकी हमने उनको क्या कर दिया, कैश में पे कर दिया। तो बेटा हम जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने स्टॉक ले लिया है, हम उसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, पर हम अगली एंट्री करेंगे इसी से रिलेटेड, क्या कि जो उनको हमने बैलेंस कैश में पे किया है उसकी एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 30,000 के जो हमारे जो क्रेडिटर थे उन्होंने स्टॉक ले लिया 10,000 का एट 10% डिस्काउंट। आप देखिए 10,000 का जो स्टॉक है 10% डिस्काउंट पर ले लिया, तो उसने कितने में डिस्काउंट पर ले लिया, 1,000 का डिस्काउंट पर ले लिया। तो हमने 9,000 के हमारे जो क्रेडिटर है वो कम हो गए। हमारे जो क्रेडिटर 30,000 है उसमें से हम 9,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हम अपने क्रेडिटर को कितना पे कर देंगे, 21,000। तो हम उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। सी पार्ट की एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितनी करेंगे हम अपने क्रेडिटर्स की, जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं उसकी एंट्री 21,000 की होगी। अभी ये दोबारा समझ लो ये 21,000 कैसे आया, कि हमारे जो 30,000 के क्रेडिटर थे उसमें से हमारे जो 10,000 के उन्होंने क्या किया, टुक ओवर स्टॉक ऑफ 10,000 एट 10% डिस्काउंट। 10,000 का स्टॉक 10% डिस्काउंट यानी कि 9,000 में ले लिया। तो इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे इस 9,000 की, क्योंकि एक तरफ लायबिलिटी खत्म हो गई, एक तरफ स्टॉक खत्म हो गया। रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बच गए, आप देखिए रिमेनिंग क्रेडिटर 30,000 में से अगर हम 9,000 माइनस कर देते हैं तो हमारे 21,000 हो गए, उसको हमने पेमेंट कर दी। अब देखो बीइंग द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ, बीइंग द लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स पेड ऑफ, हमने क्रेडिटर की जो लायबिलिटी है वो हमने क्या कर दी है, पे कर दी है। अब हम बात करेंगे डी पार्ट डी। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैज बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600, इट वाज टेकन अवे बाय रजत एट 25% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। ये हमारे पास जो पुराना टाइपराइटर पड़ा था वो हमने ख़त्म कर दिया था, रिटर्न ऑफ कर दिया था, पर हमने ये पाया कि वो बाज़ार में अगर हम बेचने जाएं तो 600 रुपये का बिक जाएगा। बट इट वाज टेकन ओवर बाय रजत का मतलब है ये रजत ले गया, लेकिन कितने में ले गया बेटा, जैसे 600 के एस्टिमेटेड प्राइस है और वो उससे 25% लेस पर ले गया। अगर हम 25% करते हैं 600 का तो कितना आता है, 150 रुपीज़ आता है। तो आप 600 में से 150 डिस्काउंट अगर माइनस कर दोगे तो कितना बन जाएगा, 450। दोबारा सुन लो, 150 जो है डिस्काउंट कम पर ले गया वो, तो 600 का 150 अगर माइनस कर दो वो 450 में ले गया। लेके कौन गया है बेटा, रजत गया। तो हम एंट्री करेंगे रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट कितना आएगा बेटा, 450। ये वो प्राइस है, एक्चुअल में एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो कितना था, 600 था, तो उसको 25% लेस पर ले गया। तो वो कितने में ले गया, 20% हमने 25% किया तो 150 बच गया, लेकिन हमने उसमें से माइनस कर दिया तो कितने में ले गया वो 450 में। तो हम लिखेंगे बीइंग ओल्ड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय रजत। रजत जो है हमारा जो पार्टनर है वो इसको टेक ओवर कर गया है, ले गया है बिजनेस में से।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बेटा। इसमें क्या दिया है बेटा नेक्स्ट पॉइंट में, अमन एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग रिजोल्यूशन एट एंड एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 1000। वो कहता कि ना मैं ना क्या कर दूंगा, रिजोल्यूशन करवा दूंगा फॉर्म की और मुझे रेमुनेशन मिले 1000 रुपीज़। तो ये कौन दे रहा है, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म दे रही है। एक एंट्री तो इसकी ये होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट 1000। उसके अलावा क्या लिखा है, एंड टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे मैं पे कर दूंगा। पर आगे क्या हुआ, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय द फर्म। ड्यूटी किसकी है, अमन की, पर पे कौन कर रहा है, फर्म। तो हम एक एंट्री और कर देंगे इसकी, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं कंफ्यूज नहीं करती बच्चों को, मैं इसकी दो एंट्रीज करा देती हूँ। एक रेमुनेशन देने की एंट्री कर देते हैं, एक अमन के बिहाफ पर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म ने रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं उसकी एंट्री कर दूँगी। अब मैं ई का जो है दो पार्ट्स बना देती हूँ बेटा। ई का मैं पहला पार्ट ये बना रही हूँ कि जो हमारा अमन है, जो हमारा पार्टनर है, उसको हम क्या दे रहे हैं, रेमुनेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारा रिजोल्यूशन का क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। जितनी हमारी रेमुनेशन दी जा रही है अमन को वो हम लिख देंगे, दैट इज ऑफ ₹1000। ठीक है। अब इसकी सेकेंड एंट्री में मैं बताऊंगी, लिखे बीइंग remuneration allowed to अमन अमन को हमने अलो कर दी है, क्या रेमुनेशन अलो कर दी है। क्यों दिया है हमने इसको रेमुनेशन, क्योंकि हमने उसको साथ में ये भी बोल दिया था कि तू क्या करेगा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस उसके बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है, तो हम उसकी एंट्री भी करेंगे। जो कि ड्यूटी किसकी है, पहले ये याद रखना, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि किसको डेबिट किया जाएगा। पहले तो आप ये देखो ड्यूटी किसकी है, ड्यूटी है अमन की, और पे कौन कर रहा है, हमारी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है। तो आप ध्यान से देखो, जिसकी ड्यूटी है बेटा आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और टू बैंक करके हम पेमेंट कर देंगे। कौन, हम मीन्स यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है। तो आप इसी का जो है सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, ई का सेकेंड पार्ट आप क्या लिखेंगे बेटा, आप लिख लीजिए बेटा, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वो अमाउंट है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का जो कि एक्चुअल में ड्यूटी किसकी थी, अमन की ड्यूटी थी, और पेमेंट कौन कर रहा है, हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो जिसकी ड्यूटी होती है उसको डेबिट करते हैं। जैसे अमन की ड्यूटी थी वो पे करता, और लेकिन मतलब उसको पे करने चाहिए थे, अगर तो वो पे कर देता अपनी ही पॉकेट से तो हम यहाँ पर उसकी कोई एंट्री ना करते। पर हमने यहाँ पर एंट्री इसलिए की है क्योंकि इसकी पेमेंट हमारी पार्टनरशिप फर्म कर रही है, किसके बिहाफ पर, अमन के बिहाफ पर। तो हमने क्या कर दिया, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म on behalf of अमन के बिहाफ पर हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसने क्या कर दिया, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया है। अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या, अगर अच्छा मान लो आपने इकट्ठी एंट्री भी बनानी होती ना, मैं वो भी समझा सकती हूँ। आप क्या कर सकते थे बेटा, जैसे अमन आप देख रहे हैं यहाँ पे 800 से डेबिट हुआ है, 1000 से क्रेडिट हुआ है, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1000 टू अमन्स कैपिटल 800 टू बैंक अकाउंट जो है 200 आ जाता। कैसे आ जाता, क्योंकि रियलाइजेशन कितना डेबिट हुआ 1000, ठीक है। अमन को हम क्रेडिट कर रहे हैं, 800 से डेबिट कर रहे हैं, सॉरी 800 से हम डेबिट कर रहे हैं, और किससे क्रेडिट कर रहे हैं, 1000 से। तो हम अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, टू अमन्स कैपिटल हम 200 कर देंगे, और टू बैंक हमें कितनी पेमेंट कर देंगे, 800 की। इन दोनों की एक एंट्री कंबाइंड बन सकती है। मैं फिर बता रही हूँ एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1000 टू अमन्स कैपिटल 200
200 क्यों, 800 डेबिट है और 1000 क्रेडिट है, तो 200 क्रेडिट होगा टू बैंक अकाउंट 800। अगर मान लो आपको ये एंट्री समझ नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप अलग अलग एंट्री करो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली एंट्री है रियलाइजेशन टू अमन्स कैपिटल, ये 1000 क्या है, जो हमारी पार्टनरशिप हम अमन को क्या दे रही है, रेमुनेशन दे रही है। और ये एंट्री कौन सी है, जो हम अमन के बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप हम क्या कर रही है, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे कर रही है। अब लास्ट पॉइंट देखो, एफ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑन रियलाइजेशन वाज 54,000। 54,000 का हमारी पार्टनरशिप हमको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ये हम पार्टनर में उनकी रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर की रेशियो 2/3 है, पहला आ जाएगा 36,000 और दूसरा 1/3 करके 18,000 आ जाएगा। ठीक है, वो हम क्या कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे। लिखिए एंट्री, एफ पार्ट की एंट्री होगी। पार्टनर का नाम क्या है बेटा, एक तो अमन है, एक रजत है। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपने ये जो लिखा है क्या, जैसे 36,000 लिखा है लॉस, किसको बियर करना पड़ेगा, अमन को, और 18,000 का लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, रजत को। तो टोटल कितना हो गया 54,000। तो हम इसकी नरेशन लिख देंगे बेटा। ठीक है, इसकी नरेशन, जब बेटा क्वेश्चन में लॉस होता है तो पार्टनर क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जो लॉस हुआ है ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 39 कराने जा रही हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना बेटा। Disha, Mohit and Nandan partner, they decided to dissolve their firm, pass necessary journal entry for the following after various assets other than cash and bank and the third party liabilities has been transferred to realization account। यहाँ पर हमारे 3 पार्टनर हैं जिनका नाम दिशा, मोहित और नंदन है, और वो चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए। हमें जनरल एंट्रीज करनी है, सारी एसेट्स को और सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। एसेट में से हमने कैश और बैंक जो है वो ट्रांसफर नहीं किया, क्यों, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हम वैसे उसका क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। नंबर 1, एन old typewriter which was not recorded in the books was sold for 2,000 whereas its expected value was 5,000। ये पुराना टाइपराइटर था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था बुक्स में, वो 2,000 का बिक गया, जबकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमें लगती है कि इसको बेचकर 5,000 रुपये मिल जाएंगे, पर हमें बेचकर 2,000 रुपये ही मिले हैं। तो हमें क्या करना है, टाइपराइटर को बेचने के लिए जो अमाउंट आएगा वो 2,000 ही लेना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे बेटे एंट्री आती जाएगी आपको मैं वैसे वैसे समझाती जाऊंगी। सबसे पहले आप बनाइए जर्नल का फॉर्मेट। फॉर्मेट सबको पता है बेटा क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हमारा जो टाइपराइटर पड़ा था बुक्स में, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो उसको जो है बेचा हमने 2,000 में, जबकि उसकी एस्टिमेटेड प्राइस 5,000 था। तो हमने ये नहीं देखना कि वो कितने का एस्टिमेट था, क्योंकि हमने तो जितने का बेचा है हम वो एंट्री करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी एंट्री करेंगे। हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। हमारी जो एसेट है वो हमारी अनरिकॉर्डेड वाली एसेट जो है 2,000 में बिक गई है, तो आप 3,000 की ही एंट्री करेंगे, ना कि 5,000 की, क्योंकि बिकी तो हमारी 5,000 में नहीं 2,000 में बिकी है। तो आप लिखोगे बीइंग
अनरिकॉर्डेड, बीइंग अनरिकॉर्डेड, क्या चीज लिखी है अनरिकॉर्डेड, टाइपराइटर सोल्ड। ऐसे भी लिख सकते हो बीइंग अमाउंट रिलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर। अब हम बी पार्ट पहले पढ़ेंगे फिर इसको समझ के लिखेंगे। क्या लिखा है बेटा, स्टॉक ऑफ 70,000 वाज टेकन ओवर बाय दिशा एट 30% डिस्काउंट। 70,000 का स्टॉक था, 30% डिस्काउंट पर दिशा ने ले लिया। दिशा कौन हमारी पार्टनर है, तो 21,000 का डिस्काउंट हुआ 70,000 में से, तो कितने की बच गई, इसकी वैल्यू 49,000 की बच गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिशा हमारी पार्टनर है, उसने क्या ले ली, एक एसेट ले ली है जो कि लेस देन द वैल्यू है, 30% डिस्काउंट पर ले लिया, स्टॉक ले लिया है। तो 70,000 का 30% 21,000 आ गया, तो 49,000 में ले ली है। हम 49,000 की एंट्री कर देंगे। आप लिखेंगे क्या, बी स्टॉक टेकन ओवर बाय दिशा एट 30% डिस्काउंट, दिशा एड 30% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट पर उसने ले लिया है, क्या लिया है, स्टॉक लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सी एंट्री की, पर इसको पहले समझ लेना। क्या लिखा हुआ बेटा, तो इसमें थर्ड पार्ट है, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 20,000। पूरी फर्म के जो क्रेडिटर्स थे 20,000 थे। अ क्रेडिटर फॉर 2,000 वर अनट्रेसेबल एंड द अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलोइंग 10% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, हमारे जो क्रेडिटर थे 20,000 थे जिनकी हमने पेमेंट करनी थी, उसमें से 2,000 के क्रेडिटर का हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ चले गए। तो कितने क्रेडिटर रह गए, 18,000 के रह गए, 20,000 में से 2,000 माइनस करके, पर उस पर 10% डिस्काउंट हमें मिल गया। तो 18,000 का 10% 1800 होता है। 18,000 में से 1800 माइनस करके 16,200 की हमें क्रेडिटर को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट दोबारा समझ लो। हमारे जो क्रेडिटर थे अल्टीमेटली, हमारे टोटल क्रेडिटर कितने थे बेटा, हमारे टोटल क्रेडिटर थे 20,000 के। उसमें से 2,000 के जो क्रेडिटर है वो अनट्रेसेबल है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हमें 18,000 के क्रेडिटर की पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन डिस्काउंट कितना मिल गया उनसे, हमें 10% मिल गया डिस्काउंट, तो 1800 डिस्काउंट हो गया। 18,000 में से अगर हम 1800 का डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 16,200। हमारी पार्टनरशिप फर्म पे कर रही है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,200। ठीक है बेटा, 16,200। तो आप लिखेंगे क्या, बीइंग लायबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स पेड ऑफ। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी क्या कर दी गई है, पेड ऑफ कर दी गई है, पेड ऑफ। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है हम इसकी एंट्री करेंगे। ध्यान से समझना। मोहित पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 18,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, who was to get a remuneration of 13,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। इसका मतलब क्या है, मोहित ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट अपने प्राइवेट फंड से कर दी है और ये ड्यूटी उसी की थी कि वो पे करेंगे। जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 18,000 है, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मोहित की ड्यूटी है कि वो पे करे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, और पे भी मोहित ही कर रहा है अपने पॉकेट से, प्राइवेट फंड से, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप फर्म उसको क्या दे रही, रेम्यूनरेशन दे रही है 13,000 का, इसकी हम एंट्री बुक्स में क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। लिख लीजिए बेटा, दोबारा बता देती इस पॉइंट को। इस पॉइंट में है क्या कि मोहित को कहा गया था तू रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कर ले और हम तेरे को क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे। और ये जो 18,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, ड्यूटी मोहित की ही है
और मोहित अपने प्राइवेट फंड में से पे कर रहा है, तो हम इसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे क्योंकि उसी की ड्यूटी है और वही अपनी प्राइवेट फंड में से पे कर रहा है, इसकी एंट्री नहीं करेंगे। पर हम उसको रेमोनेशन देने की एंट्री करेंगे बुक्स के अंदर, क्योंकि ये किसकी ड्यूटी है, हमारी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी है। अब क्या लिखेंगे, डी पार्ट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट, मोहित कैपिटल अकाउंट। जितनी रेमोनेशन उसकी बनती है हम उसको उसकी पेमेंट करेंगे। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 13,000। आपकी क्या लिखेंगे, बीइंग रेमोनरेशन अलाउड टू मोहित, अलाउड टू मोहित। मोहित को हमने क्या कर दिया, रेमोनरेशन अलाउड कर दी, अलो कर दी है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम ई पॉइंट की, बड़े ध्यान से समझ लेना। नंदन हैड टेकन ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम दी फर्म। नंदन ने 50,000 का लोन फर्म से लिया है, तो ये नंदन की तो लायबिलिटी है कि इसको पे करना पड़ेगा, लेकिन फर्म के लिए बेटा क्या है, वो एसेट है, विच वॉज पेड फुली बाय हिम टू द फर्म। उसने हमें लोन की, हमें मीन्स पार्टनरशिप फर्म को लोन की पेमेंट कर दी है। अब ध्यान से सुनो, मैंने पॉइंट क्या बोला है, नंदन जो पार्टनर है हमारा, पार्टनरशिप फर्म से 50,000 का लोन ले चुका है और वो आज पेमेंट कर रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू नंदन्स लोन अकाउंट, नंदन्स लोन अकाउंट। ये क्यों मैंने लिखा बेटा, नंदन का लोन क्रेडिट क्यों हुआ, जब उसने हमारी पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया होगा तो नंदन लोन डेबिट हुआ होगा, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट आएगी, कल को ये वापस भी करेगा, तो उस टाइम नंदन लोन डेबिट इसलिए हुआ कि वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट थी। पर यहाँ पर नंदन लोन को मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उसका लोन खत्म हो गया, क्योंकि उसने लोन की क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। लोन बेटा 50,000 का है, तो हम 50,000 की एंट्री कर देंगे। जब वो पेमेंट करेगा तो हमारी पार्टनरशिप फर्म का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिखोगे बीइंग द अमाउंट ऑफ नंदन्स लोन पेड बाय नंदन, बस अमाउंट ऑफ नंदन लोन पेड बाय नंदन का मतलब है कि नंदन ने पे कर दिया है इसको, पार्टनरशिप फर्म को। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एफ पार्ट को बताती हूँ मैं पहले। 12,000 वाज रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर विच वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। पिछले साल जो बैड डेट हो गया था उसके 12,000 रुपये आज हमें मिल रहे हैं। अगर बेटा हम +1 में करते थे, जैसे बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड करते थे ना। अब मैं बैड डेट रिकवर्ड वर्ड यूज क्यों नहीं कर रही, अब मैं रियलाइजेशन अकाउंट यूज कर रही हूँ। मैं कहूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्या कारण है कि मैंने रियलाइजेशन वर्ड यूज किया, क्योंकि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम कहाँ ट्रांसफर कर चुके होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके होते हैं। कैश और बैंक को छोड़कर लिखा भी पड़ा, चाहे आप शुरू में क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सारी एसेट्स को, लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो नेचुरल सी बात है, हमारे डेटर्स भी ट्रांसफर हो चुके होंगे और जो हमारा बैड डेट हो गया था पिछले साल वो आज रिकवर हो गया है। तो हम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो लिखिए आप इसका है पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा, आप देखिए अमाउंट इज 12,000। आप लिखोगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट received, amount received from debtors, return of bad debts, return of bad debts। हमें पास स्पेस नहीं, आप लिखोगे रिटर्न ऑफ बैड डेट इन
लास्ट ईयर, रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लिख दीजिए, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिटर्न ऑफ बैड डेट लास्ट ईयर। क्लियर हो गया। अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। अंगद, रमन एंड हर्षित वर पार्टनर इन ए फर्म, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। अंगद और रमन और हर्षित 3 पार्टनर थे। उन्होंने सोचा कि हम पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दें। और क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन फर्म। 3 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो इक्वल होगी, आपको पता ही है। और इसमें ये बताया कि जनरल एंट्रीज करनी है, सारी एसेट्स को हम ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और सारी लायबिलिटीज की भी ट्रांसफर कर चुके हैं। सिर्फ हमने कैश और बैंक को नहीं किया क्योंकि वो करते भी नहीं, आपको पता है, क्योंकि हम लास्ट में क्या बनाते होते थे, बैंक अकाउंट बनाते होते थे। अब इस पॉइंट को समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, there was a stock of 90,000. Raman took over 50% of the stock at 10% discount. रमन कहता 90,000 में से मैं 50% स्टॉक जो है किस पर कर लेता हूँ, डिस्काउंट पर कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। अगर आप 90,000 का 50% करो तो कितना होता है, 45,000 होता है। 45,000 पर डिस्काउंट 10% करो तो 4,500 होता है। 45,000 में से 4,500 अगर आप माइनस कर देते हो बेटा तो वो 40,500 रह गया। तो इतने में वो क्या कर रहा है, स्टॉक ले रहा है। तो आप एंट्री क्या करोगे बेटा, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात मैंने किसके बारे में कही है, जो स्टॉक टेक ओवर कर रहा है रमन। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आगे भी पॉइंट है इसी से रिलेटेड। 90,000 का 50% करके देखो बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 के लिए तो आपको पता ही जनरल का फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पर इसके लिए आपको मैं पहले पॉइंट बता रही हूँ। पहला पॉइंट क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में 90,000 का 50% जो है आ गया 45,000। 45,000 पर हम उसने 10% डिस्काउंट पर ले लिया। क्या लिया, स्टॉक लिया। तो कितने में स्टॉक लिया होगा, 40,500 में स्टॉक लिया होगा। किसने, रमन ने। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप जो है क्वेश्चन में डेट नहीं है तो आप 1 2 3 जो लिखे हो वो लिखेंगे। इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। एक ए पार्ट हम लिखेंगे रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये वो एसेट है जो हमारा रमन पार्टनर क्या कर रहा है, बिजनेस से टेक ओवर कर रहा है। कितने में टेक ओवर कर रहा है बेटा, 40,500 में ले रहा है। क्या, बीइंग हाफ ऑफ द स्टॉक, बीइंग हाफ, 50% लिख दो या हाफ एक ही बात है। 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय रमन एट 10% डिस्काउंट। एक तो ये एंट्री होगी। अभी इसी की दूसरी एंट्री अभी बाकी है। आप अभी पहले पार्ट की ही बात कर रहे हो। पहले पार्ट की दूसरी एंट्री क्या होगी, बड़े ध्यान से समझ लेना। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। बाकी जो स्टॉक बच गया, बाकी स्टॉक कितना बचा बेटा, 90,000 का 50% ही बचेगा ना। आधा स्टॉक तो वो ले गया तो आधा ही बचेगा ना। तो वो क्या करेगा बेटा, जो हमने बेच दिया उसको कितने में बेचा, 40,000 का स्टॉक था, 45,000 का स्टॉक था। जो आधा रह गया, आधा तो ये ले गया पर आधा जो रह गया उसको 40% जो है प्रॉफिट पर बेच दिया गया। तो अब देखो कितना हो गया, ये आ गया बेटा 63,000। दोबारा समझो मैंने क्या बोला, 90,000 का आधा तो वो ले गया। कितने में ले गया वो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, 40,500 में ले गया। लेकिन जो बाकी आधा बच गया, बाकी आधा तो 45,000 ही बचेगा ना। उसका 40% जो है प्रॉफिट है। 40% किया प्रॉफिट 18,000 आ गया। तो उसमें हम प्लस करके दिखाएंगे, 63,000 में वो ले गया। तो अब सॉरी ले नहीं गया, हमने बेच दिया। हम एंट्री क्या करेंगे, अभी फर्स्ट पार्टी चल रहा है उसकी बी एंट्री कर रही हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया है, बेचा है स्टॉक का दूसरा हिस्सा। कितने में बेचा है, 63,000 में। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आप इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग 50% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक, या ये भी कह सकते हैं 50% ऑफ द स्टॉक टेकन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% के प्रॉफिट पर हमने इसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। क्लियर हो गया। अगर हम इस एंट्री को इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं। रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,500, बैंक अकाउंट डेबिट 63,000, टू रियलाइजेशन में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करके दिखा देंगे। तो आप ये एंट्री इकट्ठी भी कर सकते हो और अलग भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। प्रॉफिट एंड लॉस account was showing a debit balance of 15,000 which was distributed among the partner। हमने हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस दिया 15,000, तीनों पार्टनर में हमने इक्वल बांटना है। तो ये हमारा क्या है, लॉस है, डेबिट बैलेंस है। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो P&L कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। हम तीनों पार्टनर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि इक्वल है उसमें हम बांट देंगे। एंट्री क्या होगी, अंगस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्षित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जो हमारा 15,000 का लॉस है वो हम इक्वल बांटे तो 5,000 पूरी 1/3 किया तो 5,000 और 5,000 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया, 15,000 इसका। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, बीइंग P&L अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड, उसमें मैंने इतना ही दिया ट्रांसफर्ड। वैसे ट्रांसफर कहाँ किया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में कि अ मशीनरी विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज सोल्ड फॉर 2,000। एक मशीन जो नहीं रिकॉर्ड गई थी बुक्स में उसको हमने बेच दिया 2,000 में। हम इसकी एंट्री करेंगे बेटा, जो मशीन बेची है उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सी एंट्री बेटा, ये जो है थर्ड एंट्री है, नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि इसको बेचकर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या हुआ होगा, पैसे आए होंगे। ठीक है, कितने रुपीज में बेचा हमने, 2,000 में। आप क्या लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग अनरिकॉर्डेड मशीनरी सोल्ड। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड या रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड मशीनरी। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की बेटा। फोर्थ पॉइंट में क्या है, अंगद वाज पेड ओनली ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट फॉर हिज लोन टू द फर्म विच अमाउंटिंग टू 5,500। क्या मतलब है, अंगद को हमने पे किया है 5,000 उसकी सेटलमेंट पर, फॉर इज लोन टू द फर्म विच अमाउंटिंग टू 5,500। कहने का मतलब ये अंगद ने हमारी पार्टनरशिप फर्म को 5,500 का लोन दिया था। यानी कि फर्म की ये क्या थी, लायबिलिटी थी, अंगद को लोन की पेमेंट करनी है। पर हमारा जो अंगद है, हमारी पार्टनरशिप फर्म उसको कितना पे करिए, 5,000 दे रही है। तो कितना कम दे रही है, 500। तो ये पार्टनरशिप फर्म को क्या हो गया, गेन हो गया। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अंगस लोन अकाउंट डेबिट। पहले ध्यान से देखो उसका लोन है कितना, उसका लोन बेटा 5,500 का है। पर हमारी पार्टनरशिप फर्म उसको कितनी पेमेंट कर रही है, टू बैंक अकाउंट 5,000 की पेमेंट कर रही है। तो आपको अपने आप समझ आ गई कि बाकी कहाँ जाएगा, टू
रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, गेन है, फ़ायदा है, इसको 500 रुपये कम देने पड़ेंगे। इस बात को समझ लेना कि अंगद को हमने 5500 रुपीज़ देने थे और हम उसको कितने दे रहे हैं, 5000 दे रहे हैं, तो 500 का गेन हो गया। ठीक है, तो हमने एंटर किया अंगद लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब लिखोगे बीइंग अंगद्स loan account of rupees 5500 settled at rupees 5000, 5000 में सेटल हो गया उसका लोन अकाउंट का। ठीक है, उसके बाद हम आगे एंट्री करते हैं। क्या दिया हमें बेटा अगले पॉइंट में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 5000 पेड बाय हर्षित। रियलाइजेशन के खर्चे 5000 रुपये पे कर रहा है हर्षित, पर यहाँ नहीं बताया कि किसकी ड्यूटी है। तो बेटा जब नहीं बताया तो ये फर्म की ड्यूटी है कि वो पे करे, पर पे कौन कर रहा है, हर्षित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी 5th एंट्री, क्योंकि ड्यूटी किसकी है अगर नहीं लिखा हुआ तो आप याद रखना वो ड्यूटी पार्टनरशिप फर्म की है, इसको पे करना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पे करे। तो हम एंट्री क्या करेंगे, नंबर 5 लिखो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हर्षित्स कैपिटल अकाउंट, हर्षित्स कैपिटल अकाउंट। ये हर्षित पे कर रहा है, किसके बिहाफ पर पे कर रहा है, फॉर्म के बिहाफ पर पे कर रहा है। कितना कर रहा है बेटा, 5000। अब लिखेंगे क्या, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय हर्षित ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर हर्षित ने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। अब हम लास्ट एंट्री करेंगे, ध्यान से सुन लो पहले बेटा। इसमें है क्या, देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन DCM लिमिटेड अक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1200। जो 100 शेयर थे 10 रुपये वाले, हमने लिए कितने के थे, हमारी पार्टनरशिप हमने 1200 के लिए थे, विच हैज़ बिन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। वो रिटर्न ऑफ हो गए थे, ख़त्म कर दिए गए थे। दीज शेयर वर वैल्यूड एट 9 रुपीज़ ईच। ये शेयर्स की वैल्यू 9 रुपये की गई। 100 शेयर है इंटू 9 रुपीज़ का है, 9 का है तो 900 रुपीज़ मिले होंगे। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये जो हमारे पार्टनर्स हैं उसमें बांट दिया गया 900 रुपये के शेयर्स, हम तीनों में 300 बांटेंगे। तो वो क्या ले रहे हैं हमारे बिजनेस में से, वो ले रहे हैं एसेट ले रहे हैं। तो पार्टनर का नाम क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे और टू रियलाइजेशन कर देंगे। 6 एंट्री लिखेंगे, पार्टनर का नाम क्या है, अंगस कैपिटल अकाउंट डेबिट फिर कौन है, रमन, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीसरे पार्टनर का नाम क्या है बेटा, हर्षित, हर्षित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 100 शेयर्स हैं, 9 रुपये का एक शेयर बिका हमारा, मतलब पार्टनरशिप में फर्म ने में से पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो कितने के हो गए, 900 के, तीनों को 1/3 मिला। तो 300 रुपीज़ के इनको शेयर जो है हमने क्या किए हैं, पार्टनर को दिए हैं। तो अब लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट, शेयर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन बेटा हो गया कंप्लीट। तो आज आपने बेटा इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सीखे, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for